Hello guys, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge and today our topic is chronic obstructive pulmonary disease. So आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. So let's start the video. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी definition. So it is a disease stage in which airflow obstruction occurs. So ये क्या है, एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो होती है वो obstruct हो जाती है, मीन्स की ब्लॉक हो जाती है. जहाँ से एयर फ्लो करता है मीन्स की एयरवेज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और जिससे क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट को. सो इसके जनरली 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड है एम्फाइसीमा. सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है इसको हम पहले पढ़ेंगे एंड देन एम्फाइसीमा. सो फर्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, क्रॉनिक मीन्स जो प्रोग्रेसिव वे में होती है, मीन्स कि धीरे धीरे क्लाइंट को होती है लंबे टाइम के दौरान. और ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो ब्रोंकस होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स की स्वेलिंग हो जाती है जो ब्रोंकस होते हैं उनकी. सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन अकर्स. दिस इज ड्यू टू सर्टेन इरिटेंट्स और इंजरी. सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जनरली होता क्या है कि इसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं. इन्फ्लेम्ड मीन्स कि उनकी स्वेलिंग हो जाती है और उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस होने लगता है, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन. और ये इसका कारण क्या हो सकता है कि सर्टेन कोई भी इरिटेंट हो सकता है या कोई इंजरी हो सकती है, तो उसके कारण ये होता है. तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. सेकेंड जो कैटेगरी है वो है एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच द एयर सैक, जो एयर सैक्स होती हैं मीन्स की जो एल्विलाई होती हैं जिसको हम एल्विलाई बोलते हैं इन द लंग्स, गेट डैमेज्ड एंड एनलार्ज. सो जो एयर सैक होती हैं जिसको हम एल्विलाई बोलते हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है. डैट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन एंड ब्रेथलेसनेस. सो जनरली क्या होता है कि जो एल्विलाइज होती हैं जिनको एयर सैक कहते हैं वो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका गैस एक्सचेंज में. तो क्या होता है कि वो डैमेज हो जाती हैं और एनलार्ज हो जाती हैं जिसके कारण क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, मीन्स कि एक्सपैंड हो जाता है जो लंग्स होता है और जो ब्रेथलेसनेस होने लगती है क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, क्योंकि जो एयर सैक हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं इसलिए. तो उसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं. तो जनरली जो सीओपीडी है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. सो आगे क्या है कि सीओपीडी कैन लीड टू पल्मोनरी इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनरी. तो ये जनरली एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन है सीओपीडी का. सीओपीडी के कारण फर्दर क्या हो सकता है? पल्मोनरी इनसफिशिएंसी. सो पल्मोनरी इनसफिशिएंसी क्या होता है? मीन्स कि जो लंग फेलियर हो जाता है एक तरह का, जो इसमें जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता जो पल्मोनरी सिस्टम है और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फर्दर डिफ़िकल्टीज होती हैं ब्रीदिंग में. नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन. पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरीज में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसके ही कारण फर्दर क्या होता है पल्मोनरी कोर पल्मोनरी. कोर पल्मोनरी क्या होता है कि जिसमें जो राइट वेंट्रिकल्स होती हैं, जो राइट वेंट्रिकल होता है उनकी क्या होती है कि वो एनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. उसके कारण जो राइट वेंट्रिकल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके कारण वो क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उनकी फेलियर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं. तो उस कंडीशन को कोर पल्मोनरी बोलते हैं. सो नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स. सो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि सीओपीडी के फर्स्ट है कफ, जो जनरली किसी भी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें हो सकता है. तो कफ होगा इसमें क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन होती है इसमें बहुत ज़्यादा. एक्सर्शनल डिजनिया. एक्सर्शनल डिजनिया क्या होता है कि वो डिजनिया जब क्लाइंट को तब हो जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा हो, मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज ले लीजिए, एक्सरसाइज के दौरान क्लाइंट को डिजनिया होगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दौड़ते समय या
कोई भी एक्टिविटी ऐसी करने के कारण तो उसको डिजीनिया होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी क्लाइंट को। नेक्स्ट है वीजिंग एंड क्रैकल्स। वीजिंग साउंड जो होंगी, लंग साउंड, वो प्रेजेंट होंगी एयर ट्रैप होने के कारण, क्योंकि ब्लॉकेज होगी है एयरवे की उसके कारण। और क्रैकल्स क्यों होगा? क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, बिकॉज ऑफ म्यूकस, तो उसके कारण क्रैकल साउंड क्लाइंट में प्रेजेंट होंगे फ्लूइड या म्यूकस अक्यूमुलेशन के कारण। नेक्स्ट है स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम प्रोडक्शन होगी क्लाइंट में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है वेट लॉस। क्लाइंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि लैक ऑफ एपिटाइट होगा, क्योंकि क्लाइंट को भूख नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज हैं उसके कारण, तो क्लाइंट में वेट लॉस होगा। नेक्स्ट है बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है इम्फाइसीमा में। हाइपर इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होता है कि जो चेस्ट, जो लंग का साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, जिसके कारण बैरल चेस्ट होता है। बैरल चेस्ट मीन्स कि चेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगी क्लाइंट की। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग। एक्सेसरी मसल्स का जो है क्लाइंट बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। जो जनरली जो मसल्स का यूज़ होता है ब्रीदिंग में, जैसे एब्डोमिनल मसल, डायफ्रेगम, रिब केज मसल्स, इनका जनरली जो यूज़ होता है ब्रीदिंग में, उनका यूज़ नहीं करेगा क्लाइंट, तो दूसरी मसल्स का यूज़ करेगा। तो इसमें एक्सेसरी मसल्स का जो क्लाइंट यूज़ करेगा, ये एक साइन है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन क्या होता है कि क्लाइंट जो एक्सेल करेगा एयर, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, एक्सपायरेशन उसकी प्रोलॉन्ग होगी। नेक्स्ट है ऑर्थोपिनिया। ऑर्थोपिनिया क्या होता है कि जो पोजीशन चेंजेस के दौरान क्लाइंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा क्लाइंट को, सो उसको ऑर्थोपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है साइनोसिस एंड डिलेड रिफिल। साइनोसिस मीन्स कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। और डिलेड रिफिल होगा। रिफिल मीन्स कि कैपिलरी रिफिल जो होता है वो डिलेड होगी। एंड नेक्स्ट है फिंगर क्लबिंग। फिंगर क्लबिंग होगी मीन्स कि फिंगर जो नेल्स होंगी वो साइज़ में बड़ी हो जाएंगी और राउंड शेप हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जब क्लाइंट को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो फिंगर नेल्स हैं उनका साइज़ जो है चेंज हो जाएगा, उनकी शेप एंड साइज़ चेंज हो जाएगी, तो वो फिंगर क्लबिंग जो एक साइन है जो COPD क्लाइंट में होता है। नेक्स्ट है कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया होगी क्लाइंट को। नेक्स्ट है कंजेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन ऑन चेस्ट एक्सरे। और जो चेस्ट एक्सरे होगी क्लाइंट की, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि जो एयर सैक है, एल्विलाइज है, उनकी क्या होगी है, डैमेज होगी है और वो इन्फ्लेम्ड होगी हैं उनके कारण, क्योंकि वो एनलार्ज होगी हैं, उनके कारण हाइपर इन्फ्लेशन होगी और कंजेशन होगा बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होने के कारण। सो ये दो चीज़ें एक्सरे में क्लाइंट के प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्योंकि इसमें जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, मतलब कि ट्रैप होने लगेगा, क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है, क्लाइंट प्रॉपरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव नहीं कर पा रहा बॉडी से, लंग्स की प्रॉब्लम्स के कारण। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, जो pH लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो 7.35 से नीचे चला जाएगा जो pH लेवल है, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के क्लाइंट में ये साइन होंगे क्लाइंट में। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़। तो COPD के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। सो फर्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू डस्ट और फ्यूम्स एट वर्क। सो एट वर्क मीन्स कि कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पे डस्ट और फ्यूम से एक्सपोजर हो किसी पर्सन का, तो उसे हाई चांसेस होते हैं COPD होने के। एंड स्मोक फ्रॉम बर्निंग कोल, वुड और चारकोल। मीन्स कि कोल, वुड और चारकोल जब बर्न होता है, जब जितनी भी स्मोकिंग होती है उसके कारण, तो वो लंबे समय तक इनहेल करने के कारण COPD होने के चांसेस होते हैं क्लाइंट में। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट एक्टिवली स्मोकिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन वो कोई ऐसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है जो स्मोकिंग कर रहा होता है, और उस दौरान वो जो स्मोकिंग की गैसेस होती है उन्हें इनहेल करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें होने के चांसेस होते हैं COPD फर्दर। नेक्स्ट है एडवांस्ड एज। एडवांस्ड एज मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें चांसेस हो सकता है COPD होने के, तो वो हाई रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर।
सो सीओपीडी की कौन कौन सी नर्सिंग केयर हो सकती है? फर्स्ट है वाइटल साइन। सो हमने क्लाइंट का इसमें वाइटल साइन लेना होता है, मीन्स कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट मेनली इसमें असेस करने के लिए, और पल्स रेट और दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं तो उनको असेस करने के लिए। नेक्स्ट है एबीजी वैल्यूज़ एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। सो एबीजी वैल्यूज़ जैसे कि जिसे हम आर्टरी ब्लड गैसेस कहते हैं, इसमें पीएच लेवल को देखने के लिए हमने एबीजी वैल्यूज़ असेस करनी है क्लाइंट्स की। सो क्योंकि इसमें क्लाइंट को हाई रिस्क होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के, पीएच वॉल्यूम कम हो जाने के, तो उसमें हमने एबीजी वैल्यू असेस करना है। एंड पल्स ऑक्सीमेट्री लेनी है, इसको हमने ऑक्सीजन जो सेचुरेशन होता है उसको असेस करने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड एबीजी वैल्यू। सो जो क्लाइंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा और एबीजी वैल्यूज़ होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है कि नहीं एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो उस पर डिपेंड करेगा, मीन्स कि अगर एबीजी वैल्यूज़ जो है जिसमें क्लाइंट को साइन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, मीन्स कि पीएच लेवल डिक्रीज हो गया, इट मीन्स क्लाइंट्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है कम है और CO2 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। और ऑक्सीजन सेचुरेशन में उसका जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है बहुत कम है क्लाइंट में, तब देना है। तो ये हमने असेस करना है। नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है हमने अपॉइंट करनी है क्लाइंट के लिए फ्रॉम द स्पेशलिस्ट। सो ये हो सकता है क्योंकि जो क्लाइंट में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके कारण जो एयर है वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है क्लाइंट के लिए अरेंज करनी है एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन, सो डैट जो म्यूकस जो है उसको रिमूव किया जा सके लंग्स में से और उनकी मूवमेंट की जा सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट फॉर एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक्स। सो क्लाइंट को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज़ करे। और नेक्स्ट है ट्राइपॉड पोजीशनिंग। हमने इसमें ट्राइपॉड पोजीशनिंग क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइपॉड पोजीशनिंग क्या होता है कि हम क्लाइंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं और उसको बोलते हैं लीन फॉरवर्ड होने के लिए, मींस कि आगे की तरफ बेंड होने के लिए, जिससे क्या होता है कि उसकी ब्रीदिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है, उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी नहीं होती, एयरवे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के लिए हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्लाइंट को बोलते हैं कि थ्रू नोज़ वो इनहेल करता है एयर को और थ्रू माउथ एक्सहेल करता है स्लोली, इसमें एक्सलेशन होता है, सो डैट क्या होता है कि जो एयरवे है वो ओपन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है उसको रिमूव किया जा सके लंग्स में से। तो उसके लिए हमने पर्स्ड लिप जो ब्रीदिंग है वो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करनी होती है। सो नेक्स्ट है रिकॉर्ड कलर अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम। जो क्लाइंट का स्पूटम है उसका कलर अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी जो है हमने असेस करना है इसमें, क्योंकि इसमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है। अगर कलर चेंजेस हैं तो उसको असेस करने के लिए। नेक्स्ट है सक्शनिंग। ने सक्शनिंग करनी है सो डैट जो म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ब्लॉकेज हुई, उसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि हमने एयरवे क्लियर करना है और प्रिवेंट इन्फेक्शन, सो डैट जो म्यूकस बहुत टाइम तक अगर लंग्स में रहा तो वो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है फर्दर। मॉनिटर वेट मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि इसमें वेट लॉस हो जाता है क्लाइंट का, तो उसको असेस करना है इसमें। नेक्स्ट है एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू मेंटेन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट डिजनिया। सो इसमें हमने क्या करना है कि क्लाइंट को इनकरेज करना है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील जो है वो ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो, क्योंकि इसमें लैक ऑफ एपिटाइट हो जाता है, क्लाइंट को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो हमने स्मॉल अमाउंट में क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो मील ले और फ्रीक्वेंट लेवल पे ले, सो डैट जो उसका न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन किया जा सके और उसकी जो डिजनिया है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, उसको भी प्रिवेंट किया जा सके अगर वो स्मॉल अमाउंट में जो मील लेगा। नेक्स्ट है एनकरेज फॉर हाई कैलोरीज प्रोटीन डाइट विद सप्लीमेंट्स। सो ये हमने इनकरेज करना है क्लाइंट को हाई कैलोरी और प्रोटीन डाइट के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट फॉर फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे टू कीप सिक्रेशंस थिन एज पर प्रिस्क्रिप्शन। सो एज पर प्रिस्क्रिप्शन हमने क्या करना है कि 3 लीटर पर डे जो फ्लूइड है इनटेक वो क्लाइंट को इनकरेज करना है लेने के लिए, सो डैट जो उसकी म्यूकस प्रोडक्शन है वो जो म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक ना हो, उसको थिन रखने के लिए, सो डैट क्लाइंट जो ईजिली कफ आउट कर सके उसको और लंग्स में से उसको रिमूव कर सके उसके लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट नर्सिंग केयर है, नेक्स्ट है गिव फॉलोअर्स पोजीशन एंड आस्क फॉर लीनिंग फॉरवर्ड
फॉर इजी ब्रीदिंग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमने क्लाइंट को इसमें लीन फॉरवर्ड पोजीशनिंग दे देनी है ना, सिटिंग पोजीशन, और इसमें फॉलोअर्स पोजीशन देनी है सो डैट जो क्लाइंट है वो ईजिली ब्रीद कर सके। नेक्स्ट है अलाउ एक्टिविटी एज टॉलरेटेड बाय क्लाइंट। सो क्लाइंट जितना भी टॉलरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटी जो है वो अलाउ करना है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के लिए इनकरेज नहीं करना है, इसके कारण क्या हो सकता है, क्लाइंट को डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। सो उसके रीज़न के लिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर्स। इसमें हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स देनी होती हैं क्लाइंट को, जो ब्रोंकस है उसकी डायलेशन के लिए, सो डैट एयर वे ओपन हो और क्लाइंट को ब्रीदिंग हो सके ईजिली। एंड अदर नेबुलाइजर ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्रिप्शन, और अदर नेबुलाइजर जो भी ट्रीटमेंट है वो हमने देनी होती है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज पर प्रिस्क्रिप्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देते हैं, सो डैट जो स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लामेशन हुई है, उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है गिव म्यूकोलिटिक्स टू थिन सिक्रेशन। सो इसमें म्यूकोलिटिक्स देनी हमने एज पर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो सिक्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होने के चांसेस होते हैं, तो उनको थिक करने के लिए इसमें हम म्यूकोलिटिक्स देते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स टू इन्फेक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। सो एंटीबायोटिक्स देने क्योंकि हाई चांसेस होते हैं इसमें क्लाइंट को इन्फेक्शन होने के, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। सो बहुत ज़्यादा म्यूकस होने के कारण वो इन्फेक्शन हो सकता है फर्दर क्लाइंट को, तो इसलिए हमने एंटीबायोटिक उसको क्लाइंट को एडमिनिस्टर करना है एज पर दी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।